लास्ट क्लास में अब हमने लास्ट नाम समझा कि एक्चुअली इंडिपेंडेंट इवेंट्स होने का मतलब क्या है, बस हमें वो समझ में आना चाहिए। बिल्कुल क्लैरिटी में हमें समझ में आता है कि इंडिपेंडेंट इवेंट का मतलब बिल्कुल उसके नाम से ही दिखता है, कोई दो ऐसे इवेंट्स जो कि बिल्कुल आपस में कनेक्टेड नहीं है और उसको चेक करने का उसके लिए नेसेसरी और उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन जो है दैट हैज़ टू बी फिटेड इन आवर माइंड्स। वो क्या है, अगर दिया गया कि इंडिपेंडेंट इवेंट है तो हमें क्लैरिटी है कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होगा पी ए इंटू पी बी के, हमें याद रहती है ये बात। और अगर कभी कहा जाए कि चेक करो कि इंडिपेंडेंट है तो हम फटाफट क्या करेंगे, पी इंटरसेक्शन बी निकालेंगे, पी ए पी बी निकालेंगे और पी ए इंटू पी बी को करके देखेंगे कि क्या वो पी इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है। दैट इज इट, इसके बाहर का क्वेश्चन नहीं होता कोई। गड़बड़ क्या होती है कि हम इस बात पे टिक नहीं पाते, तो हमने कोई कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी, बिल्कुल नहीं सोचना। बच्चे पूरी तरह रेगुलर सिलेबस में आगे कंपटीशन की प्रिपरेशन में एक बच्चे को लगता है कि कुछ और ऐसा एक्स्ट्रा होगा जो कि मुझे नहीं बताया गया, कुछ हिडन होगा। कुछ नहीं, इसके बाहर के क्वेश्चंस नहीं आए, तो हमने इस बात को सही पकड़ना है। तो अब जो आज भी क्वेश्चंस करेंगे वो पूरी तरह इंडिपेंडेंट इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होंगे। तो व्हाट हैज़ टू बी अंडरस्टूड इज दिस कि वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने लास्ट क्लास में सुना था कि एक कॉइन को टॉस करा और एक डाइस को रोल करा, तो वी कैन डायरेक्टली जज कि दीज टू इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट। अब बिल्कुल ऐसे ही सोचो कि कोई दो अलग अलग पर्सन्स हैं, ए एंड बी। ए के किसी एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी और बी के किसी एग्जाम में पास होने की प्रोबेबिलिटी विदाउट एनी कंफ्यूजन हमें दिखता है कि इन दोनों के पास होने की जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इंडिपेंडेंट। ए अलग से एग्जाम दे रहा है, बी अलग से एग्जाम दे रहा है, आपस में कोई कनेक्शन नहीं। तो अब जो आज क्वेश्चंस करेंगे उसमें इस बात को भी लैंग्वेज देख के समझना, फिर अगर हमें कोई क्वेश्चन कहा जाए तो वो इन्हीं बातों से फर्दर सॉल्व होगा। तो अब जो पहला क्वेश्चन भी सॉल्व करने लगे हो वो इसी पैटर्न का फर्स्ट क्वेश्चन है और बहुत सिंपल है, इजीली क्रैक करना। अब ये करो। अब देखो हमें क्या कहा गया, एन अनबायस्ड डाइस इज रोल्ड ट्वाइस, find the probability of getting 4, 5 and 6 or 4, 5 और 6 on the first toss and 1, 2, 3, 4 on the second toss। तो अब हमें ये तो क्लैरिटी है कि हमें बताया गया था कि सबसे पहले इसकी लैंग्वेज बना लिया करो। हमें क्या चाहिए, 4, 5, 6 फर्स्ट टॉस पे एंड मतलब इंटरसेक्शन 1, 2, 3, 4 सेकेंड टॉस पे। कोई भी ऐसी लैंग्वेज बना लो जो कि हमें समझा दे कि क्या करना है, ये काम होता है। तो हमने अब ये लिखा। अब हमें साफ साफ दिखा कि फर्स्ट डाइस पे किसी भी आउटकम का आना एंड सेकंड डाइस पे किसी भी आउटकम का आना, सोचो फर्स्ट डाइस पे कोई नंबर आए एंड सेकंड डाइस पे कोई नंबर आए, तो बिल्कुल हमें साफ साफ दिखता है कि दोनों काम का आपस में कोई कनेक्शन नहीं। फर्स्ट डाइस पे कुछ भी आ जाए, सेकंड डाइस पे कुछ भी आ जाए, ये दोनों बातों का आपस में कोई डिपेंडेंसी नहीं है। तो ये कैसे इवेंट्स बने, इंडिपेंडेंट। तो डायरेक्टली पी ए इंटरसेक्शन बी इज व्हाट, सिंपली पी ए इंटू पी बी। तो हमें बिल्कुल ऐसे साफ साफ बोलने की समझ होनी चाहिए। अब सिंपली एक डाइस को रोल करने पे उस पर 4, 5, 6 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 3 इवेंट्स रिक्वायर्ड हैं, टोटल 6 एंड सेकेंड केस में 1, 2, 3, 4 इवेंट्स रिक्वायर्ड हैं, टोटल 6। दिस इज वॉट सिंपली 12/36, सिंप्लीफाई करो तो वो आ गया 1/3। ये था इसका कंप्लीट सेंस। ऐसे पकड़ना है क्वेश्चन जो अब ऑनवर्ड सारे करेंगे। अब नेक्स्ट करो। हमें क्या बोला गया कि a bag contains 3 red and 2 black balls. One ball is drawn from it at random. Its color is noted and then it is put back into the bag. देखो वापस उसने बैग में बॉल जो है वो वापस डाल दी। तो अब एक बात सोचो कि जब हमने किसी बैग में से बॉल निकाली, उसका कलर नोट करा और जब वापस डाल दी, तो हमें समझ में आता है कि सेकेंड बार जो बॉल निकाली गई वो उसका अब पिछली बार जो बॉल निकली उससे कोई लिंक नहीं है। बिल्कुल हमें दिखता है साफ साफ, जब हमने बैग में से बॉल निकाली, उसका कलर नोट करा और वापस डाल दी बैग में, तो बैग बिल्कुल पहले जैसा बन गया। तो सेकंड बार बॉल का निकलना इज एक्चुअली एन इंडिपेंडेंट इवेंट व्हेन इट इज कंपेयर टू द फर्स्ट बॉल ड्रॉन। बिल्कुल दोनों बातें आपस में इंडिपेंडेंट है। तो अब जब हमने शुरू में ये लैंग्वेज पकड़ ली, अब इस क्वेश्चन में हमें सारी गेम समझ में आ गई। अब हमें क्लैरिटी है कि ये बिल्कुल पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू बी बी वाली कहानी चलेगी। बिल्कुल हमने लैंग्वेज में यही जज करना होता है बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चंस में। तो हमने बस इस बात को पकड़ना शुरू करना है। अब क्या दिया गया, सेकंड ड्रॉ इज मेड एंड द सेम प्रोसेस इज रिपीटेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग 2 रेड बॉल्स। तो पहला पार्ट क्या है कि 2 रेड बॉल्स आए,
तो सिंपली 2 रेड बॉल्स हमने निकालनी है। 2 रेड बॉल्स कैसे आएंगी कि पहले रेड बॉल आ जाए एंड फिर सेकेंड बार रेड बॉल आ जाए। टू रेड बॉल्स का मतलब क्या बना, रेड आए एंड फिर रेड आ जाए, विच इज़ वॉट पी रेड इंटू पी रेड। ये हमें समझ में आता है कि हम क्यों बोल पाए, क्योंकि हम जज कर गए कि ये दोनों इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं। याद रखना ये है सारी गेम, सारी अंडरस्टैंडिंग इज एक्चुअली दिस। तो पहली बार रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी दैट इज व्हाट 3/5। टोटल 5 बॉल्स थी, सेकेंड बार भी 3/5 विच इज 9/25। अब देखो ये उस क्वेश्चन से डिफरेंट है कि बैक से हमने बॉल निकाली फिर वापस नहीं डाली फिर दूसरी बॉल निकाली, वो डिफरेंट था क्वेश्चन। वो होता तो यहाँ पे 3c2/5c2 आता, ये वो क्वेश्चन नहीं है। बैग हमने निकाली, बैग में से बॉल निकाली, कलर देखा और वापस डाल दी, तो सेकेंड ड्रॉ पे भी सिचुएशन एग्जैक्टली वही बन गई जो पहले थी, सेम रह गया सैंपल स्पेस। इस बात को ध्यान में रखना। अब सेकेंड पार्ट क्या था कि 2 ब्लैक बॉल्स, बिल्कुल वो तो सेम है। 2 ब्लैक बॉल्स का मतलब क्या हुआ, ब्लैक निकालो एंड फिर ब्लैक निकालो, विच इज सेम एज PB इंटू PB। ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/5 इंटू 2/5, वो भी सिंपल है 4/25। ये बना इस पार्ट का आंसर। नेक्स्ट है फर्स्ट रेड एंड सेकेंड ब्लैक बॉल। तो थर्ड पार्ट क्या है कि पहले रेड निकले एंड फिर ब्लैक। तो इसमें अब क्या करें, पहले रेड निकाल लें इनटू फिर ब्लैक, क्योंकि अब की बार सेकेंड बॉल का निकलना बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है कि फर्स्ट थ्रो में एक्चुअली पहली बार में क्या निकाला गया। क्यों, क्योंकि सैंपल स्पेस सेम है, याद रखना ये बात, विच इज वॉट 3/5 इंटू 2/5 विच इज वॉट 6/25। ये बना इस पार्ट का आंसर। तो बिल्कुल ये पैटर्न को माइंड में डालना शुरू करो। अभी इसमें बहुत इंटरेस्टिंग काम और हो सकता है, वो सब आएगा, पर पहले ऐसे देखना शुरू करो। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। बिल्कुल 5 सेकेंड्स का क्वेश्चन था, जस्ट प्रैक्टिस के लिए। हमें क्या दिया गया कि फर्स्ट डाइस पे ऑड नंबर आ जाए एंड सेकेंड डाइस पे मल्टीपल ऑफ 3 आ जाए। तो हमने बिल्कुल अपने आप को समझाती लैंग्वेज बना ली। अब हमें समझ में आता है कि पहली बार डाइस पे कुछ निकलना और सेकेंड बार डाइस पे कुछ निकलना आपस में इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो सारी बार बार हम जो अंडरस्टैंडिंग पकड़ रहे हैं दैट इज दिस। तो पहली बार ऑड आने की प्रोबेबिलिटी 3/6, मल्टीपल ऑफ 3 होने की प्रोबेबिलिटी सिंपली 2/6, या 3 या 6, दो आउटकम्स टोटल 6। तो ये बना आंसर, 6/6 ये कैंसिल ही हो गया, तो दिस इज 1/6। अब ऐसे ही नेक्स्ट करो। नेक्स्ट भी बिल्कुल सिंपल है, आंसर बनाओ बिल्कुल राइट। इसकी लैंग्वेज को देखो, A और B अगर हमें गिवन है कि 2 इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, तो हमें क्लियर है कि A बार मतलब A का होना और B का होना आपस में बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो फिर A का ना होना एंड B का होना भी आपस में कनेक्टेड नहीं होगा। मतलब PA बार इंटरसेक्शन B इज एक्चुअली PA बार इंटू PB, बिल्कुल सेम कहानी। तो दिस इज व्हाट 2/15। तो अब अगर मान लो जो PA है उसका नाम अगर अपने आप को समझाने के लिए X रख लें, PA अगर मान लो हमने उसका नाम X रख लिया और PB का नाम अगर Y रख लिया, तो PA बार क्या बन गया 1 - X, और ये बनी अपनी फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे ही PA इंटरसेक्शन B बार हो गया PA इंटू PB बार, सो दैट इज व्हाट X इंटू 1 - Y। ये हमें कितना गिवन है, दैट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड, हमें X इंटू 1 - Y गिवन है कि दिस इज 1/6। तो अब यहां से हमने सिंपली X और Y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो कोई भी अब यहाँ पे किसी भी एक इक्वेशन से आंसर बनाने शुरू करो। मान लो अगर हमने सिंपली यहाँ पे X की वैल्यू निकाली या Y की वैल्यू निकाली, दैट इज 2/15 इंटू अपॉन 1 - X। तो ये आ गया X इंटू 1 - 2/15 इंटू 1 - X विच इज इक्वल टू 1/6। अकेले X में इक्वेशन क्रिएट करी, दिस वुड बिकम X इंटू 15 - 15x - 2, मतलब 13 - 15x इज इक्वल टू सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई होके 15/6, दैट इज 5/2 इंटू 1 - X। तो दिस वुड बिकम 2x इंटू 13 - 15x इज इक्वल टू 5 - 5x। हमें सिंपली मिल गया 26x एंड प्लस 31x, मतलब 30x² - 31x
प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये बनी हमारे पास क्वाड्रेटिक। इसको ब्रेक कर लिया हमने, 30x स्क्वायर माइनस सिंपली वी हैव टू जनरेट 150, सो दैट दिस वुड बिकम माइनस 25x माइनस 6x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से हमने 6x कॉमन लिया, तो 5x माइनस 1 माइनस 5 कॉमन, 5x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास x आ गया 5/6 या फिर x आ गया 1/5 और हमारा क्वेश्चन सॉल्व। तो अगर x 5/6 मतलब PA PB, देखो पूरी कैलकुलेशन साथ साथ करके दिखाई। क्यों दिखाई? क्योंकि ऐसे के क्वेश्चंस एग्जाम में हमें 4-6 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव में सब बन जाते हैं। ऑब्जेक्टिव में बने तब तो हम लोग बिल्कुल आंसर ऑप्शन को देख के साथ साथ मिलाने की करते हैं, पर सब्जेक्टिव में हमें ये सॉल्व करना पड़ता। तो वैसे जब क्वेश्चन IIT में आएगा तो वहाँ पे और भी हम प्ले करने की कोशिश करते हैं। मान लो कि इस केस में इस इक्वेशन के बनने पे आई वुड हैव ट्राइड कि इन दोनों को ऐड करके या सब्ट्रैक्ट करके कुछ ज़्यादा ईजिली बने। इस केस में वैसे अगर नोटिस करो तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके x और y में कनेक्शन बनता था, तो अगर वो भी सोच के बनाया तो दैट इज़ ओके। अदरवाइज कैलकुलेशन सिंपल ही थी। x आ गया 5/6, उसको मान लो कि अगर हमने यहाँ पे फिल कर दिया तो इफ x इज 5/6 तो ये 1/6 कैंसिल हो गया, तो 1 माइनस वाई बराबर आ गया हमारे पास सिंपली 1/5 के। 5/6 उधर चला गया 5, तो 1/5, वहाँ से y बराबर आ गया 4/5। मतलब अगर x 5/6 है तो जो y है दैट इज 4/5। ऐसे ही x अगर 1/5 है तो हमने यहाँ पे फिल करा 1/5, तो 1 माइनस वाई हो गया 5/6, वहाँ से y आ गया हमारे पास, वहाँ से y आ गया 1/6। तो ये बने पॉसिबल आंसर्स। अगर PA ये है तो PB ये रहा, अगर PA ये है तो PB ये रहा। पर पर्पस क्या था इस क्वेश्चन का ज़्यादा, कि हम लोग इस क्वेश्चन को शुरू में इस लाइन को पढ़ के हमारे माइंड में इंडिपेंडेंट इवेंट्स पढ़ के ये क्लियरली बना हो कि इसको फटाफट ऐसे बना दो और कॉरस्पॉन्डिंग सेकंड इक्वेशन को ऐसे बना दो। उसके बाद सॉल्व करना बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड, वो मेजर काम नहीं था। ऑब्वियसली करना तो था, पर उसके बाद का प्रोसेस वाज नॉट रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम पैटर्न का है, तो अगर इसमें किसी बात में भी अगर ब्लॉक हुए तो नेक्स्ट वाला कंप्लीटली सॉल्व करो। अब देखो हमें गिवन था कि PF निकालो, PE गिवन है और इवेंट्स E और F गिवन है कि इंडिपेंडेंट है। तो याद रखना कि इंडिपेंडेंट इवेंट होने से केवल ये चेंज आया कि PE इंटरसेक्शन F, हमें क्लैरिटी है कि सिंपली PE इंटू PF हो गया, दैट इज इट। बाकी सारी बातें तो सेम ही है। तो अब जो PE यूनियन F है वो सिंपली P क्या बना, PE प्लस PF माइनस PE इंटरसेक्शन F, जो हम पहले से जानते हैं। अकेला चेंज क्या आया कि P इंटरसेक्शन F, जो कि पहले एज इट इज रहता था, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के केस में हमें समझ में आ जाता है कि वो PE इंटू PF है, दैट इज इट, कोई और चेंज नहीं। तो बस इस बात को पकड़ना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा बाकी जो कुछ भी हमने वेन डायग्राम्स में पहले करा वो सब काम आएगा, उसको बिल्कुल हमने वैसे ही पकड़ना है। और अब इन क्वेश्चंस में एग्जैक्टली उसी का ही मिक्सचर है। तो ये क्या बना, PE दैट वाज नोन टू अस 0.35, इसका नाम मान लो x रख लिया, तो दिस इज व्हाट PE विच इज 0.35 इंटू PF विच इज x। तो हमें ये PE यूनियन F गिवन है कि दिस इज 0.6, तो सिंपली इसको इधर ले आए, 0.6 माइनस 0.35 विच इज 0.25 एंड दिस इज x माइनस दिस विच इज 0.65x। तो x कितना बन गया, 25/65। 5 कैंसिल कर दो तो ये 5/13 है। तो बिल्कुल सिंपल था, पर केवल ये पैटर्न को राइट पकड़ो। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल सिंपल था, बस हमने कुछ बातों को पकड़ना था। अब देखो इस क्वेश्चन में पहली काम की बात क्या थी कि क्या कहीं दिया गया है कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं, तो हमें नहीं गिवन। तो इसमें अब लेकिन अगर एक बात नोटिस करो, वैसे भी अगर हमें PA0 इंटरसेक्शन B0 निकालने को कहा जाए तो हमें ये बोलना आता है। इसका मतलब क्या है कि हमने इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि ना A हो एंड ना B हो। तो हम जानते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है, ना A हो ना B हो, वो रीजन क्या बना, एक्चुअली ये बाहर वाला, इस हिस्से में
नाइदर ए इज हैपनिंग नॉर बी इज हैपनिंग। तो एक्चुअली ये क्या होता है, सिंपली पी ए यूनियन बी का बार। तो हम ये बात को जानते हैं, हमने ये बात को पहले भी डिस्कस करा हुआ है। दिस विल डायरेक्टली बिकम एक्चुअली पी ए यूनियन बी का बार। तो ये इससे भी हो सकता था, इससे भी हो सकता था। इट वॉज सिंपल, 1 माइनस पी ए यूनियन बी। अब पी ए यूनियन बी तो हम निकाल ही लेते, 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। तो ये हो जाता, विच इज़ वॉट 1/4 प्लस 1/2 माइनस 1/8, विच इज़ परफेक्टली ओके। पर इस क्वेश्चन से कुछ काम की बात समझना कि इन सब बातों से हमारे माइंड में ना बहुत अलग तरह के लिंक्स, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ बननी शुरू हो जाएंगी। हमें दिखेगा कि ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी सोच सकते हैं। उस तरीके से देखो, प्रोबेबिलिटी टॉपिक क्या है कि हमारे माइंड की फंक्शनिंग चेंज हो रही है। हमारा देखो प्रोबेबिलिटी में आई हैव सीन सो मेनी टाइम्स क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, हमारा आंसर बन जाएगा 99% केसेस में। मतलब आंसर बनना इज वन थिंग, पर प्रोबेबिलिटी वो टॉपिक है जिसमें कि अगर हमारा आंसर गलत बनेगा तो हमें कोई बताएगा नहीं। किसी और चैप्टर का क्वेश्चन या किसी और चैप्टर का क्वेश्चन अगर मान लो ट्रिग्नोमेट्री का है या कैलकुलस का है, हमारा नहीं होता सॉल्व, हमें पता चल जाता है। प्रोबेबिलिटी में हमें पता नहीं चलता। तो इसलिए हमारे माइंड में एग्जैक्टली राइट स्टोरी आनी चाहिए। तो हम वही सीख रहे हैं, उसको बार बार किस तरीके से पकड़ना है। फिर यू वुड बी सरप्राइज कि क्वेश्चन हमारे बिल्कुल राइट सॉल्व होने शुरू हो जाते हैं, जो IIT में आए हुए हैं या जो हमारे टाइम पे भी आएगा वो भी ब्रेक होगा। बोर्ड्स वाले बहुत सिंपल होंगे, बस राइट कहानी बनानी सीखो। ये बना, तो अब इसको एक तरीका तो ये बना लिया सॉल्व करने का। ये क्या बन गया, 2/8, 4/8 माइनस 1/8, 6/8 माइनस 1/8, दैट इज 5/8। तो आंसर क्या बन गया, 3/8। एक तरीका ऐसे करा, बिल्कुल ठीक है। पर इसी क्वेश्चन में एक बात नोटिस करो कि पी ए इंटू पी बी विच इज वॉट, पी ए इंटू पी बी कितना बना, 1/8। वो देखो पी इंटरसेक्शन बी क्या लिखा हुआ है, 1/8। किसी ने कहा कि पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार निकाल दो, तो मेरे माइंड में साफ साफ आया कि अगर पी ए इंटू पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है, मतलब ए और बी जो इवेंट्स हैं वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट हैं। तो अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो पी ए बार और बी बार भी इंडिपेंडेंट है। तो दिस इज स्ट्रेट फॉरवर्ड व्हाट, पी ए बार इंटू पी बी बार। पी ए बार कितना बना, 1 माइनस 1/4 एंड पी बी बार इज 1 माइनस 1/2। ये बन गया 3/4, ये बना 1/2, दैट इज 3/8। तो अब इसी सेम क्वेश्चन को हमने अलग तरीके से सॉल्व करा। तो ग्रेजुअली जैसे जैसे क्वेश्चंस को हैंडल करोगे ना, हमें दिखेगा कि बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, बस हमने पकड़ना राइट है। अब ऐसे ही सिंपल सा नेक्स्ट क्वेश्चन करो। अब एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे ये क्वेश्चन था, ये बोर्ड्स में भी आया हुआ है, ऑब्जेक्टिव में भी आएगा। पैटर्न की हमें क्लैरिटी होनी चाहिए। हमें क्या गिवन है कि कोई दो इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस, मतलब एक साथ अकर करना, विच इज व्हाट, पी ए इंटरसेक्शन बी। वो हमें गिवन था कि दैट वाज 1/8। तो ये बनी हमारी फर्स्ट इक्वेशन। हमें सिंपली नजर आता है कि फर्स्ट इक्वेशन तो क्या बन गई, सिंपली पी ए इंटरसेक्शन बी, जिसका मतलब क्या होता है, क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो हमें मिल गया पी ए इंटू पी बी। बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह पी ए का नाम अगर x रख लें, पी बी का नाम अगर y रख लें, तो पी ए इंटू पी बी हमें गिवन था, एक इक्वेशन बन गई। अब हमें गिवन था कि द प्रोबेबिलिटी दैट नाइदर अकर्स, विच मीन्स व्हाट, कि नाइदर ए अकर्स नॉर बी अकर्स, विच मीन्स व्हाट, उसको लिखना हमें आता है। उसका मतलब क्या हो गया कि ए ना हो एंड बी ना हो। इस बात की प्रोबेबिलिटी हमें गिवन है कि 3/8 है। नाइदर ऑफ देम अकर्स, उसका मतलब ए नहीं होना एंड बी नहीं होना। तो उसको मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे वो हम जानते थे। अब क्योंकि इवेंट्स इंडिपेंडेंट हैं तो दिस वुड बिकम सिंपली पी ए बार इंटू पी बी बार। और पी ए बार का मतलब क्या है, 1 माइनस पी ए, मतलब 1 माइनस एक्स। पी बी बार का मतलब सिंपली 1 माइनस पी बी, विच इज 1 माइनस वाई। अब बन गए हमारे पास दो इक्वेशन। अब सॉल्व कर लो, कोई ट्रिक नहीं। देखो इसको एक्सपांड करके हम एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई की गेम भी रेडी कर सकते हैं, पर ये इतना कुछ क्वेश्चन में दम था नहीं। y की वैल्यू निकाली 1/8x, यहाँ पे डाली, सिंपली इसका एलसीएम ले लिया, 8x माइनस 1, डिनोमिनेटर में से 8x बना, उधर रह गए, 8 कट गया, वो आ गया 3x। सिंपली एक्सपैंड करा, सिंपल सी क्वाड्रेटिक बनी,
फैक्टराइज हो रही है इजिली, -1 इंटू दिस, तो सिंपली 2x - 1 इंटू 4x - 1, x आ गया 1/2 या 1/4। तो x अगर 1/2 होगा, x इंटू वाई नोटिस करो कि 1/8 था, x इंटू वाई हमें ऊपर गिवन था कि दैट वॉज 1/8। तो अब अगर x अगर 1/2 है तो जो y होगा दैट वुड बी 1/4। ऐसे ही x अगर 1/4 है तो y बराबर होगा 1/2। तो PA अगर 1/4 तो PB 1/2, PA अगर 1/2 तो PB 1/4। तो हमारा कंप्लीटली सॉल्व होना चाहिए था इंक्लूडिंग कैलकुलेशन। तो अगर कहीं भी मिस करा तो उसको नोटिस करो और देखो एक्चुअली कैलकुलेशन भी कितने सिंपल थी, कोई ट्रिक नहीं थी। अब नेक्स्ट करो, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें गिवन था कि A एंड B आर 2 कैंडिडेट्स सीकिंग एडमिशन इन अ कॉलेज। तो अब सोचो कि A का सेलेक्ट होना और B का सेलेक्ट होना आपस में बिल्कुल कंप्लीटली इंडिपेंडेंट इवेंट्स थे, कोई कनेक्शन नहीं। A के सेलेक्ट होने से B को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अब सिंपली हमें गिवन था कि द प्रोबेबिलिटी दैट A सेलेक्टेड इज 0.7। मतलब इसमें पहली बात क्या थी कि हमें बोला नहीं गया पर हम क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के समझ गए कि A एंड B जो इवेंट्स हमें गिवन है दोनों का सिलेक्शन वो इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं। तो ये इसमें बिल्कुल जो रिक्वायर्ड मैसेज था दैट वाज दिस। बिल्कुल ऐसे ही याद करो कि हमने कभी 11th में करा होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स, वो हमें डायरेक्टली पढ़ के समझ जाना होता है कि A के होने पे B नहीं होगा। तब इवेंट्स कैसे होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। अब यहाँ पे हमें समझ में आता है कि A का होना और B के होने से आपस में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इवेंट्स कैसे, इंडिपेंडेंट। तो उसमें क्या होता है इंडिपेंडेंट इवेंट्स में, सिंपली द प्रोबेबिलिटी दैट A सेलेक्टेड इज 0.7, P A गिवन है, दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड इज 0.6। अब देखो बहुत काम की बात है, द प्रोबेबिलिटी दैट B इज सिलेक्टेड ये हमने फाइंड करना है। अब ये सोचो कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सिलेक्टेड का एक्चुअली मतलब क्या बना। तो अब हमें, क्योंकि हमें वेन डायग्राम्स में क्लैरिटी है तो हमें इस बात का मतलब समझ में आता है कि एग्जैक्टली वन ऑफ देम सिलेक्टेड। देखो बहुत तरीकों से सुनेंगे इसको, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल ऑर्डिनरी सा क्वेश्चन है। काम की बात क्या है कि हमारे माइंड में ये पिक्चर बने, एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड का हमें मतलब समझ में आता है कि ये हिस्सा बना, जो हमारे काम का हिस्सा बना वो ये बना या फिर ये बना। ये कौन सा हिस्सा है कि A सिलेक्ट हुआ एंड B नहीं हुआ। ये कौन सा हिस्सा है कि B सिलेक्ट हुआ एंड A नहीं हुआ। देखो हमने B वाले सर्कल में से जहाँ पे A और B दोनों हो रहे थे वो छोड़ दिए। तो जो हमसे पूछा गया है, जो हमें गिवन है इन दिस केस, द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड इज 0.6। तो इसको बोल पाने के बहुत सारे तरीके थे। पहली काम की बात क्या थी कि हमें समझ में आ जाए कि हमें ये गिवन है कि P A इंटरसेक्शन B बार, मतलब A हो एंड B ना हो, प्लस P A बार इंटरसेक्शन B। अब क्योंकि A का सिलेक्ट होना और B का सिलेक्ट होना आपस में इंडिपेंडेंट है तो इसको ब्रेक कर सकते हैं, P A इंटू P B बार। P A गिवन है कि 0.7 है, P B का नाम अगर मान लो X रख लें तो P B बार बन गया 1 - X प्लस P A बार दैट वाज 1 - 0.7 विच इज 0.3 इंटू P B विच इज X। ये गिवन है कि दिस इज 0.6, तो हमें मिल गया 0.7 माइनस 0.7x प्लस 0.3x विच इज 0.4x एंड दिस इज 0.6। सिंपली टर्म्स को रीअरेंज करा तो 0.1 बराबर आ गया 0.4x के, वहां से x आ गया 1/4। ये एक तरीका था, ऐसे करा परफेक्टली ओके। इसी क्वेश्चन में बिल्कुल ही एक तरीका था, अगर यहाँ से x कितना आ गया जो हमें निकालने को कहा गया वो देखो हमने ऑब्टेन कर लिया, एक तरीके से कर लिया, बिल्कुल परफेक्टली ओके। इसी क्वेश्चन में मान लो एक बच्चा ये जज करता कि जो मुझे निकालना है वो ये है, तो क्या हमें समझ में आता है कि दिस इज व्हाट एक्चुअली, दिस इज पी ए पूरा ए वाला सर्कल प्लस पी बी पूरा बी वाला सर्कल माइनस ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। देखो नोटिस करो इसको पढ़ा कैसे, ये जो है दिस इज द प्रोबेबिलिटी दैट एग्जैक्टली वन ऑफ देम अकर्स। देखो पूरा ए वाला सर्कल लिया, पूरा बी वाला सर्कल लिया, इन दोनों में जो ये बीच वाला सेक्शन है ये 2 बार आया, पर हमें तो एक बार भी नहीं चाहिए, इसलिए हमने इसको 2 टाइम्स सबट्रैक्ट कर दिया। अब ये हमें गिवन है एग्जैक्टली वन ऑफ देम इज सिलेक्टेड इज 0.6। इसको अब देखो हमने सेम क्वेश्चन को ब्रेक करने के लिए समझ क्या लगाई, वेन डायग्राम की। हमें आना चाहिए ऐसे
कई बार वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाते ही ऐसे हैं कि वो बिल्कुल देखते ही हैं कि कौन कौन सा बच्चा इस बात को इंटरप्रेट कर पाता है. नाउ दिस वाज गिवन टू अस कि दिस इज 0.6, पी ए गिवन है 0.7, फिर से इसका नाम x रख लो, -2 टाइम्स. अब a और b इवेंट्स इंडिपेंडेंट थे, तो सिंपली दिस वुड बिकम पी ए इंटू पी बी. पी ए कितना है 0.7, पी बी का नाम हमने रखा x. सो दिस इज गिवन टू अस कि दिस इज 0.6. तो अब हमारी टर्म क्या बन गई, सिंपली 0.7 प्लस x माइनस 1.4x विच इज -0.4x एंड दिस इज 0.6. बिल्कुल देखो सेम तरह की टर्म बन गई, वहां से x फिर से आ गया 1/4. तो अगर ऐसे भी सोचा तो भी हमारे सोचने का तरीका परफेक्टली ओके. काम की बात क्या है कि हमारा सेंस करेक्ट बने. अब ऐसे ही नेक्स्ट करो. अब देखो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे अभी ये क्वेश्चन भी था. हमें कहा गया कि ए कैन सॉल्व 90% ऑफ द प्रॉब्लम्स गिवन इन द बुक. मतलब हमें ए के प्रॉब्लम सॉल्व करने की प्रोबेबिलिटी गिवन थी. तो पी ए हमें गिवन था कि 9/10 है. बिल्कुल सिमिलरली पी बी हमें गिवन था कि 7/10 है. ये देके कहा कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन ऑफ देम विल बी एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द बुक. तो अब इस क्वेश्चन को कर पाने के बहुत सारे रास्ते थे. केवल समझो कि क्या क्या बोल सकते थे. अब एक तरीका क्या था कि हम कहते कि या तो ऐसे करो कि ए करे एंड बी ना करे, या फिर ए ना करे एंड बी कर ले. मतलब इन दोनों में से एक कर पाए दूसरा ना कर पाए, या फिर दोनों कर लें. एक तरीका था इस क्वेश्चन को बोलने का ऐसे. अब इसको ब्रेक करना इजी था. दिस वुड बिकम पी ए इंटू पी बी बार, क्योंकि ए का सॉल्व करना और बी का सॉल्व करना इंडिपेंडेंट था. तो दिस वॉज 9/10 इंटू पी बी बार, दैट वॉज 3/10, प्लस पी ए बार दैट वॉज 1/10 इंटू पी बी 7/10, प्लस पी ए इंटू पी बी मतलब 9/10 इंटू 7/10. ये बना एक केस. दिस वुड बिकम 63 प्लस 7 70 प्लस 27. तो दिस इज व्हाट 97/100. ये प्रोबेबिलिटी थी कि एटलीस्ट दोनों में से एक सॉल्व करेगा. इस केस में हमने इस क्वेश्चन को कैसे करा, केसेस बना के. हमने सोचा कि एक इन दोनों में से एग्जैक्टली एक सॉल्व करे या फिर दोनों सॉल्व कर लें. एग्जैक्टली एक सॉल्व करने का सेंस क्या बनता कि ए करे बी ना करे, प्लस ए ना करे बी करे, प्लस दोनों करे. ऐसे करा परफेक्टली ओके. एक तरीका देखो, फर्स्ट मेथड से हमने सॉल्व करा. अब इसी लैंग्वेज को फिर से पढ़ो. हमें गिवन था कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम. तो हमारे काम की बात क्या है कि हमें इस लाइन को पढ़ के ये बोलना सिखाया गया था और हमें याद होना चाहिए कि ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है. ए यूनियन बी का मतलब होता है कि या ए करे वो काम, या बी करे, या दोनों करे. मतलब क्या बना, एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम. तो इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को पढ़ के अगर हमारे माइंड में ये थॉट आए कि हमने ये सॉल्व करना है, तो भी हम परफेक्टली ओके हैं. तो बिल्कुल इसको नोटिस करो. हमें ये लैंग्वेज गिवन है, बिल्कुल हमारे लिए ये ट्रिगर लैंग्वेज थी. इसको पढ़ते ही हमारे माइंड में आना चाहिए था कि हमने ये निकालना है. तो अगर ये करते तो अब हमारे लिए काम करता फॉर्मूला. कैसे, ये बना पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, और ए और बी इवेंट्स कैसे हैं, इंडिपेंडेंट. ये बना 9/10 प्लस सिंपली 7/10 माइनस 9/10 इंटू 7/10, which is what, simply 9 plus 7 16, 16 minus simply this is 9 plus 7 16 minus 16/10, मतलब ये बन गया 160/100 minus 63/100 which is again 97/100. तो इसी सेम क्वेश्चन को अगर हमने ऐसे भी सॉल्व करा तो देखो सेकंड मेथड से भी लॉजिक सेम है. तो हमें आना क्या चाहिए कि कैसे कैसे बोल सकते हैं. 2 रूट कंप्लीट हो गए. इसी क्वेश्चन में बिल्कुल देखो हर बात को समझो. आंसर इंपॉर्टेंट नहीं है, चलो मतलब जो मेन बात क्या है कि इन सब के क्वेश्चंस के थ्रू व्हाट वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि हमारे माइंड में थ्योरी की पिक्चर क्या बने. इसी क्वेश्चन में किसी ने बोला कि एटलीस्ट वन ऑफ देम सॉल्व्स द प्रॉब्लम. अब एक बच्चा कहता कि क्यों ना एक काम करें कि बजाय ये केसेस बनाने के क्यों ना इस बात की प्रोबेबिलिटी निकाल लें कि इन दोनों में से कोई प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पाया, कि इन दोनों में से ना ए कर पाए एंड ना बी कर पाए, और इसको 1 में से माइनस कर दें.
कि इस बात की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लें कि ए भी नहीं कर पाया एंड बी भी नहीं कर पाया और उसको 1 में से माइनस कर दें। तो क्या बचा हमारे पास, कौन से केसेस आए कि या तो ए कर पाया या बी कर पाया या दोनों कर पाए। तो ये क्या बनता, सिंपली 1 माइनस पी ए बार इंटू पी बी बार। पी ए बार कितना बना 1/10, पी बी बार कितना बना 3/10। तो दिस इज 3/100, 1 माइनस करूं ये भी बन गया 97/100। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमें जब एक बार बात समझ में आ जाए और हमारा वेन डायग्राम्स पे बोल पाने का होल्ड बनना शुरू हो जाए तो फिर क्वेश्चंस में कुछ नहीं होता, वो कोई काम नहीं है। मेन काम क्या है, ये अंडरस्टैंडिंग कि एक ही क्वेश्चन को हम कैसे कैसे बोल सकते हैं। तो फिर वो इन्हीं बातों को ऑप्शंस में हमारे सामने क्रिएट करते हैं। तो जो बच्चों को क्लियरिटी नहीं होती वो पैनिक होते हैं, तो हमने नहीं होना। मतलब दिस सेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट करो। बिल्कुल जब एक बार इस लैंग्वेज को हमने पकड़ना शुरू कर दिया तो यू वुड बी सरप्राइज्ड कि सारे क्वेश्चन सेम होते हैं, कोई ट्रिक नहीं है इसमें। हमें दिया गया कि कोई मशीन है, उसके 3 कंपोनेंट्स हैं। तो अब मशीन वर्क कब करेगी, जब उसके 3 कंपोनेंट्स तीनों वर्क करते हो। 3 के 3 वर्क करने चाहिए। द प्रोबेबिलिटी दैट द फर्स्ट कंपोनेंट फेल्स ड्यूरिंग द ईयर इज 0.14, सेकेंड कंपोनेंट के फेल होने की 0.10, थर्ड के फेल होने की 0.05। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द मशीन विल फेल ड्यूरिंग द ईयर। तो हम क्या चाहते हैं कि मशीन फेल हो, इस बात की प्रोबेबिलिटी निकालें। तो मशीन फेल कैसे होती, या तो कंपोनेंट 1 फेल हो जाए, ABC नाम रख लेते हैं कंपोनेंट्स का, या तो कंपोनेंट 1 फेल हो जाए, या कंपोनेंट B फेल हो जाए, या कंपोनेंट C फेल हो जाए। तो मशीन फेल कैसी होती है, अब देखो इसी क्वेश्चन को हम केसेस बना बना के भी कर सकते थे कि एग्जैक्टली एक कंपोनेंट फेल हो, या एग्जैक्टली 2 कंपोनेंट्स फेल हो, या एग्जैक्टली तीनों कंपोनेंट्स फेल हो। केसेस बनाते A फेल हो जाए, B फेल हो जाए, C ना हो, या A फेल हो जाए B और C ना हो, फिर B फेल हो जाए A और C ना हो, पर बड़ी मेहनत लगती। तो हमारा काम क्या है कि हम ये जो पिछले क्वेश्चन के थ्रू हमें ये समझ में आए कि हमने तरीका पकड़ना होता है जो कि शॉर्टेस्ट पॉसिबल हो। तो अब हमें ये बात समझ में आती है कि A यूनियन B यूनियन C का मतलब क्या होता है कि या A हो जाए, या B हो जाए, या C हो जाए, या 2 इनमें से 2 हो जाए, या तीनों हो जाए। तो दिस रिप्रेजेंट्स वही एटलीस्ट वाली बात, और यही तो हमें चाहिए। तो अब इस क्वेश्चन में 2 तरीके लगाते हैं, वो बिल्कुल लॉन्ग रूट नहीं लगाते। तो ये इस केस में क्या बन गया, PA प्लस PB प्लस PC माइनस PA इंटरसेक्शन B माइनस PB इंटरसेक्शन C माइनस PC इंटरसेक्शन